This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपने कल पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मुतालिक काफी सारी प्रोविजंस कल डिस्कस हमने कर ली थी। तो अब जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि एक बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, ये कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स के जो ये चाहता है कि उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाए उस डेटा बैंक में कि जो डेटा बैंक वेबसाइट के ऊपर मेंटेन्ड है। अब आपको कल याद होगा, कल हमने इस बारे में पढ़ लिया था कि कमीशन किसी इंस्टीट्यूट को ये काम सौंपेगा कि वो इंस्टीट्यूट ऐसे अफराद का एक डेटा मुरतब करे और अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दे। तो जिस इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ऐसे तमाम अफराद जो कि एलिजिबल हों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, उन तमाम अफराद का डेटा मुरतब करे, तैयार करे और उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ख्वाहिश रखता है, अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाले डेटा बैंक में उसका नाम भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो उसके लिए अब लॉ ने कुछ एजुकेशनल और अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिमांड किए हैं कि अगर वो बंदा ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता होगा तो उसका नाम इंक्लूड किया जा सकेगा। ठीक है, तो देखते हैं जी कि वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट है अ पर्सन who either holds at least a graduate degree। यानी जो बंदा ये चाहता है, जो पर्सन ये चाहता है कि उसका नाम उस डेटा बैंक में इंक्लूड कर दिया जाए, तो जरूरी है कि उसने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो HEC से रिकग्नाइज्ड हो, अप्रूव्ड हो, ऐसे यूनिवर्सिटी से उसने कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की हो। मतलब वो कम से कम ग्रेजुएशन तो उसने की हो। ये एटलीस्ट है, मतलब ये नहीं कि वो बस उसके पास ग्रेजुएशन ही हो, नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और वो भी किससे? HEC से अप्रूव्ड या रिकग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये सुना हुआ ना HEC आप लोगों ने, हायर एजुकेशन कमीशन। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन सुना हुआ है ना? हाँ, जो ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज को ऊपर देख रहा है, गवर्न कर रहा है। तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से उसने कम से कम ग्रेजुएशन की हुई हो, या फिर वो बंदा किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो। ठीक है, अब ये अल्फाज सुन के तो फौरी तौर पे आप चौंक गए होंगे, मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, और आपका ध्यान आई कैप की तरफ चला गया। यकीनन बिल्कुल आप सही गैस किया आपने। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी तालीमी काबिलियत, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। अब इसके साथ एक चीज एडिशनल, मतलब एंड का वर्ड देखिए, मतलब इस पहले पॉइंट में प्लस ये भी चीज होनी चाहिए ना। वो क्या कि उस बंदे के पास कम से कम 5 साल तजुर्बा भी होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। किसमें? इन वन और मोर ऑफ द फील्ड्स। ये जो अभी फील्ड्स हम पढ़ने लगे हैं, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, या किसी भी अदर डिसिप्लिन जो रेलिवेंट है कंपनी के बिजनेस के साथ। तो इन फील्ड्स में से किसी भी एक या एक से ज्यादा
फील्ड्स में उसका काम करने का कम से कम 5 साल तजुर्बा हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपने देखा ए पॉइंट के अंदर ये दो चीजें हैं, तो ये दोनों की दोनों होनी चाहिए, या फिर अब बी पॉइंट पे आ जाए, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके पास कम से कम 15 साल का तजुर्बा है, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, किसमें, इन वन और मोर ऑफ द फील्ड्स, और आगे देखें वही वाली फील्ड्स लिखी हुई हैं सारी की सारी। ठीक है, या फिर उसका कम से कम 15 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। अच्छा, अब ए और बी इन दोनों में से जो भी एक बंदे के पास यानी वो इन दोनों में से कोई भी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो उसके साथ अब एक और चीज ऐड हो गई है, वो ये कि वो पर्सन विलिंग भी हो टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एक्टर, और ना सिर्फ विलिंग हो बल्कि जब उसे अपॉइंट किया गया हो एज एन इंडिपेंडेंट एक्टर, तो वो इस बात को कंफर्म भी करे कि वो अपना रीजनेबल टाइम जो है वो डिवोट करेगा, अपना रीजनेबल टाइम देगा टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। जाहिर सी बात है, आप याद करें कल का टॉपिक जो इसमें मैंने कल बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की ही क्यों जाती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस, बिल्कुल गैर जानिबदार होके एक तज्जिया, एक एनालिसिस इस बंदे ने प्रोवाइड करना होता है, और वो एनालिसिस तभी दे सकेगा ना कि जब इस बंदे को कंपनी के जो मामलात हैं, कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको पता होगा, और कंपनी के अफेयर्स के बारे में उसी सूरत ये जान सकता है जब ये एक रीजनेबल टाइम देगा। ठीक है, कंपनी के मामलात को ऑब्जर्व करने के लिए, तभी ये अपने फराइज सर अंजाम दे सकेगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये डिस्चार्ज कर सकेगा। जी बताएं, बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, इसमें आप बात देखें, ये जो बॉडी, ये जो प्रोफेशनल बॉडी का एक्सप्रेशन यूज किया गया था उसको अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है, कहते हैं अगर तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड हुई है तो वो फिर प्रोफेशनल बॉडी ऐसी होनी चाहिए विच इज गवर्नड अंडर अ स्पेशल इनेक्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब है लॉ। वो ऐसी प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट के बनाए हुए एक स्पेशल लॉ के तहत वो गवर्न हो रही हो। अब यहाँ पे आपको याद आ गया होगा कि जो आपका आई कैप है वो भी 1961 के लॉ के तहत कायम हुआ है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसी के तहत वो गवर्न किया जाता है। और ये जो बॉडी है ये होनी चाहिए एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसको कौन मैनेज कर रहा हो, कहते हैं एक नेशनल लेवल की काउंसिल जो है वो मैनेज कर रही हो इसको। और इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, और फिर एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबरशिप भी होनी चाहिए इस किस्म की बॉडी की। और ये भी आपके इल्म में है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप इस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडी से या तो ये मुराद है, या फिर वो कहते हैं अगर आउटसाइड पाकिस्तान ये इस्टेब्लिश हुई है तो जरूरी है कि फिर वहां पे ये उस कंट्री के स्पेशल लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुई हो जो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, और वो बॉडी खुद एक मेंबर हो किसकी, ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी रेलिवेंट फॉर सच फील्ड। अच्छा, इसके लिए जो एग्जांपल है वो एसीसी है इस बी पॉइंट के लिए। क्लियर हो गया जी?
ए पॉइंट के लिए मिसाल आई कैप और आईसीएमएपी, और बी पॉइंट के लिए एसीसी है। समझ आ गई भी आप लोगों को? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, डीटीपी। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये अब रिक्वायरमेंट है कि जब एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए या उसको इलेक्ट किया जाए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये जरूरी है कि वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करे। कितने अरसे के अंदर अंदर? बल्कि पहले इसको देख लेते हैं, शैल कंप्लीट डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंप्लीट करे, नहीं तो वो फिर एग्जाम्पशन ले ले कमीशन से, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017, इसके तहत कमीशन से वो एग्जाम्पशन ले ले। तो ये जो काम करना है ये उसकी अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हुई है या एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो उसे इलेक्ट किया गया है, ये काम उसने इस अपॉइंटमेंट इलेक्शन की तारीख के 12 महीने के अंदर अंदर करना है ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी आ गया। या डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल करे या एग्जाम्पशन ले ले कमीशन से, और टाइम पीरियड कितना है? वो है 12 महीने, यानी जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उससे ऑनवर्ड्स 12 महीनों के अंदर अंदर ये काम कर ले वो। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक। अब डेटा बैंक के बारे में कल आपको बताया था कि कमीशन ने किसी इंस्टीट्यूट के जिम्मे ये काम लगाना होता है कि जी वो इंस्टीट्यूट ऐसे तमाम अफराद की एक फहरिस्त मुरतब करे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, और फिर वो डेटा बैंक जो है ये इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं। ये बात हमने कल पढ़ ली हुई है। अब उसी से मुतालिक कुछ और बातें कि ये इंस्टीट्यूट जो है उन तमाम अफराद के बारे में इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स ये अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेगा वो इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो इस अंदाज और इस फॉर्मेट में वहां पे गिवन हो वेबसाइट के ऊपर कि जो इजीली एक्सेसिबल भी हो और डाउनलोडेबल भी हो बाय द एप्लीकेंट्स। ठीक है, जिन्होंने भी जिस कंपनी को भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो वो वेबसाइट पे आए और वेबसाइट के ऊपर आके इजीली एक्सेस भी कर सके उस लिस्ट को, और अगर वो डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सके। तो इस फॉर्मेट में वो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी जरा बता दें, पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट के डेटा बैंक में जिन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना है, तो डेटा बैंक में जिन पर्संस को इंक्लूड करना है उनके नामों को, उनकी डिटेल्स को, तो डेटा बैंक पे जिन इंडिविजुअल्स को, जिन पर्संस को इंक्लूड करना है तो उनकी डिटेल्स इंक्लूड करने और उन डिटेल्स को डेटा बैंक में रिटेन करने से मुतालिक जो भी प्रोसीजर या कंडीशंस हैं या मेजर्स हैं वो क्या होंगे, उनको डिटरमिन वो इंस्टीट्यूट ही करेगा। एक मरतबा फिर सुन लें, किन शराइत पे, किन कंडीशंस पे उन पर्संस के नेम्स डेटा बैंक में इंक्लूड करने हैं, और फिर रिटेन वहां पे वो डिटेल्स करनी है उन बंदों की
तो किन कंडीशंस पे, किन शराइत पे, तो वो शराइत जो है, वो कंडीशंस जो हैं, वो इंस्टीट्यूट खुद डिटरमिन कर सकता है। जिस इंस्टीट्यूट ने वो डेटा बैंक अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंटेन करना है। जी बताते, बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंस्टीट्यूट है वो कोई फी भी फिक्स कर सकता है। किस मकसद के लिए? फी टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल्स फॉर इंक्लूजन एंड रिटेनिंग देयर नेम्स इन द डेटा बैंक। जो अफराद ये चाहते हैं कि हमारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूड किया जाए और फिर वहां पे रिटेन किया जाए, तो उन अफराद से अगर कोई फी लेनी है तो वो फी कितनी होनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूट वो फी फिक्स कर सकता है, लेकिन इस मकसद के लिए उसको कमीशन से प्रायर अप्रूवल लेना होगी। तो कमीशन से प्रायर अप्रूवल लेके फी फिक्स की जा सकती है। ठीक है जी, बताएं बच्चों। अच्छा, गुड। इसके बाद है कि जिस भी पर्सन का नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है ना, वो पर्सन खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? कि जो भी उसने इंफॉर्मेशन मुहैया की है, जो भी उसने अपने बारे में पर्टिकुलर्स प्रोवाइड किए हैं इंस्टीट्यूट को, वो पर्टिकुलर्स और वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, एडिक्वेट हो, एक्यूरेट हो, तो उस प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स के एक्यूरेसी, एडिक्वेसी और कंप्लीटनेस के बारे में वो बंदा खुद जिम्मेदार है। ठीक है। और अगर कभी जो उसने इंफॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड की थी उसमें कोई चेंज आई है, ठीक है, तो उस चेंज को भी फिर वो इंस्टीट्यूट को बताए, ताकि इंस्टीट्यूट फिर वेबसाइट में जो उसके बारे में, उस बंदे के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें फिर वो इंस्टीट्यूट भी चेंज कर दे। ठीक है। तो इन तमाम बातों का जिम्मेदार वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है जिसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन और अपने पर्टिकुलर्स बिल्कुल एक्यूरेट बताए, ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीट बताए, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस का जिम्मेदार वो बंदा खुद करार दिया गया है। ओके हो गया जी? बताएं जरा। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी एंड डिस्क्लेमर बाय द इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ने तो डेटा बैंक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, जिस डेटा बैंक में आप नाम लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं उन तमाम अफराद के कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी जिसको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएगी, वहां पर डेटा बैंक पड़ा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं। तो अब कानून कहता है कि अगर कंपनी उन नामों में से कोई नाम सिलेक्ट करना चाहती है तो भाई ठीक है, आप सिलेक्ट कर ले, उस डेटा बैंक में से कोई नाम आप सिलेक्ट कर ले किसी इंडिविजुअल का जिसको कि कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब केयरफुलनेस। मतलब ये है कि जो नाम आपको वहां से सिलेक्ट करना है ना, तो सिलेक्शन करते हुए या करने से पहले आप उसके बारे में खुद भी तसल्ली कर ले, वो कंपनी खुद भी पहले इत्मीनान कर ले कि वाकई ही ये जो बंदा है, जो डिटेल्स है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है।
ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी जो है, केयरफुलनेस की जिम्मेदारी, एहतियात की जिम्मेदारी, ये कंपनी पे आयद की गई है, कंपनी पे ये जिम्मेदारी डाली गई है। मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके वहां से नाम सिलेक्ट कर लें डेटा बैंक से, और बाद में अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर आप इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार करार देते फिरे, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये वाजे तौर पे लॉ ने करार दे दिया कि कंपनी खुद अपनी तसल्ली करे। ठीक है, अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि जो कंपनी वहां से नाम सिलेक्ट कर रही है किसी इंडिविजुअल का डेटा बैंक में से, तो कंपनी अब उस इंडिविजुअल से ये कहे, रिक्वायर करे कि भाईजान आप एक अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट करवाएं कंपनी को। अंडरटेकिंग मतलब इकरार, ये अंडरटेकिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग। आप एक इकरार जो है वो कंपनी को सबमिट करवाएं, किस पे, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ये जो आम स्टैम्प पेपर आप देखते रहते हैं, सब आप लोगों ने देखे हुए हैं, वही वाला स्टैम्प पेपर, उसे ही कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। मतलब सादा कागज के ऊपर ना लिख के देना, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देना, इकरार करना। किस चीज का इकरार? कि आप जो है वो तमाम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तमाम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट जो है उनको आप फुलफिल करते हो। ठीक है, उस इस चीज के बारे में आप अंडरटेक करें, इकरार करें, और वो स्टैम्प पेपर के ऊपर उससे लिखवाएं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूट भी वेबसाइट के ऊपर वाज़ेह तौर पे डिस्क्लेमर लिखे। कॉन्स्पिक्युअसली का मतलब है वाज़ेह तौर, नुमाया तौर पे, नुमाया, प्रोमिनेंटली। तो इंस्टीट्यूट कॉन्स्पिक्युअसली डिस्प्ले करे, नुमाया तौर पर डिस्प्ले करे, किस चीज को? इन डिस्क्लेमर्स को, ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो डिस्क्लेमर्स जो है वो डिस्प्ले करें। पहला डिस्क्लेमर क्या है? ये देखें जो लिखा हुआ है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब ये हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे, यानी केयरफुलनेस और एहतियात खुद करे। भाई समझ आ गया पॉइंट? जरा बता दें यार। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ये वाला कि जो डेटा बैंक में जो नेम्स इंक्लूडेड है जिन अफराद के, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई गारंटी दे दी गई है इन बंदों के बारे में। तो उन अफराद का नाम इंक्लूड होना डेटा बैंक में, ये कोई गारंटी नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और ना ही इंस्टीट्यूट ये को गारंटी दे रहा है कि जनाब इन्हीं को आप अपॉइंट करें, और ना ही इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट दी जा रही है, बयान दिया जा रहा है किसके बारे में? रिगार्डिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, कि जिसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है। तो ये डिस्क्लेमर है, वाज़े तौर पे ये अल्फाज वहां पे लिखे हुए होने चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और ये भी वहां पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए ये वाला पॉइंट भी कि जनाब याद रखें, जो कंपनी भी अब वहां से कोई नाम सिलेक्ट कर रही है, अब बाद में अगर एक कंपनी, उस कंपनी की जानिब से किसी लॉ की वायलेशन हो गई, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब वायलेशन, अगर उस कंपनी जिसने वो डेटा बैंक से नाम सिलेक्ट किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, अगर उस कंपनी से या उसके डायरेक्टर्स वगैरह से किसी कानून की वायलेशन हो गई, ठीक है, और अगर वो कंपनी ये कहती है कि जी इसके पीछे वजह जो है, वजह वो वाला बंदा है कि जिस जो हमने वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक में से सिलेक्ट किया था,
उस वायलेशन के पीछे वजह वो बंदा है, ठीक है। तो अगर कंपनी उस वायलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट के ऊपर डालना चाह रही है, और अगर वो कंपनी ये चाह रही है कि उस वायलेशन की जिम्मेदारी वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डाल दी जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे वो डेटा बैंक मुरतब किया था, तो लिहाजा इंस्टीट्यूट उसका जिम्मेदार है, तो ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं होगा, याद रख लें। Institute shall not be responsible for any contravention of any law committed by any company or its directors. जी जरा बता देंगे, बात समझ आ गई भाई? ये पॉइंट समझ आया? ओके। नॉर इट विल बी अ डिफेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर कंपनी के खिलाफ कोर्ट में कोई मुकदमा दायर हो चुका था क्योंकि कंपनी ने कोई लॉ की वायलेशन की थी, और अगर कंपनी अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में ये अगर कहे कि जी हमने तो बंदे का इंतखाब डेटा बैंक में से किया था, लिहाजा इनडायरेक्टली जो वायलेशन का जिम्मेदार है वो तो इंस्टीट्यूट है, तो ये कोई डिफेंस नहीं है कोर्ट में। कंपनी इसको एज अ डिफेंस पेश नहीं कर सकती, अपने दिफा के तौर पे इस दलील को पेश नहीं कर सकती। ओके हो गया? अच्छा, इसके बाद पॉइंट है जी प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। पॉइंट ये है जी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये सिर्फ उसी सूरत में लायबल होंगे कि जब लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी कि जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, अगर उस लिस्टेड कंपनी या उस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने कोई ओमिशन किया था, ओमिशन का मतलब एक काम के करने की रिक्वायरमेंट थी लॉ के तहत लेकिन वो काम नहीं किया गया, उसे कहते हैं ओमिशन। और कमीशन का मतलब है एक काम नहीं करना चाहिए था फिर भी किया गया। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी ने कोई एक्ट ऑफ कमीशन किया है या कमीशन किया है, किया काम लिस्टेड कंपनी ने है या पब्लिक सेक्टर कंपनी ने, तो उस लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो सिर्फ उसी सूरत में लायबल तस्वुर किया जाएगा कि जब वो एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन उसके नॉलेज से हुआ है, यानी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या उस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इल्म था कि कंपनी ये ओमिशन कर रही है, ये कमीशन कर रही है, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ इसी सूरत में जिम्मेदार होगा अगर तो वो उसके नॉलेज से अकर हुआ है, और वो काम भी ऐसा था जो कि एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस था। अच्छा, या तो उसके नॉलेज से वो काम हुआ था, वो एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन, एंड विद हिज कंसेंट, और उसकी रजामंदी से हुआ था, एंड आया एंड, या उसकी रजामंदी से या उसकी इन्वॉल्वमेंट से। कन्नाइवेंस का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, या उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव का फर्ज था कि वो केयरफुली काम करता कंपनी के लिए, लेकिन उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया, केयरफुली एक्ट नहीं किया, तो इस सूरत में फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होगा, ठीक है। कंपनी के उस एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन का जिम्मेदार वो इस सूरत में होगा, ये जो शरायत मैंने आपको बताई है ये वाली, ठीक है। हाँ, अगर कंपनी ने वो जो ओमिशन किया है या कमीशन किया है वो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नॉलेज में नहीं था, ना ही उसकी कंसेंट से हुआ है, ना ही उसकी कनाइवेंस यानी इन्वॉल्वमेंट से हुआ है, तो उस सूरत में फिर
उस कमीशन या कमीशन की जिम्मेदारी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर नहीं आएगी और उससे फिर प्रोटेक्शन होगी। उस सूरत में फिर कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि जो उसने कोई एक्ट ऑफ ओमिशन किया है या कमीशन किया है। जी बताइए, बात समझ आ गई? भाई पॉइंट समझ आ गया? ओके जी, ठीक है जी। ये है हमारा आज का टॉपिक जो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। कोई सवाल बता दीजिए अगर है तो। एनी क्वेश्चंस? चलिए, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये जरा देख लीजिएगा, पास पेपर का सवाल है ये, ठीक है। चलें जी, अगर अभी कोई सवाल नहीं है तो जब आप खुद इसे याद करने के लिए बैठेंगे, पढ़ रहे होंगे, फिर भी कोई ज़हन में सवाल आए, कोई कंफ्यूजन कहीं से भी, तो फिर तब पूछ लीजिएगा। मोस्ट वेलकम, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए। तो कल फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।